नमस्कार दर्शकों। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के पहले अध्याय समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति। अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का प्रारंभ जॉन मेनार्ड कीन्स की देन मानी जाती है। कीन्स द्वारा 1936 में लिखी गई पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में इस बात की चर्चा की गई है कि सभी आर्थिक चर न केवल एक दूसरे से संबंधित हैं वरन एक दूसरे से सशक्त रूप से जुड़े हुए हैं। किसी एक आर्थिक चर में परिवर्तन होने पर अन्य चरों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इससे पहले अर्थशास्त्र में व्यष्टिवादी दृष्टिकोण ही देखने को मिलता था, जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक चरों के व्यवहारों का विश्लेषण किया जाता था और विभिन्न आर्थिक चरों को एक दूसरे से स्वतंत्र माना जाता था। किंतु कीन्स द्वारा 1930 की वैश्विक मंदी का जब विश्लेषण किया गया तो यह माना गया कि सभी आर्थिक निकाय एक दूसरे से न केवल सशक्त रूप से जुड़े हुए हैं बल्कि एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, में भी एडम स्मिथ इस बात का विश्लेषण किया है जिसे उनका समष्टिवादी दृष्टिकोण कहा जा सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में अर्थशास्त्री लियो वालरा द्वारा भी यह प्रतिपादित किया गया है कि एक बाजार में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव दूसरे बाजारों पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। श्रम बाजार, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, इनमें से यदि किसी भी एक बाजार में किसी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न होता है तो उसका प्रभाव अन्य दोनों बाजारों पर भी देखने को मिलता है। जब हम सभी आर्थिक निकायों का विश्लेषण एक साथ करते हैं तो इसे समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र माना जाता है। यदि कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव उद्योग क्षेत्र पर भी पड़ता है। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र पर पड़ने वाले परिवर्तनों का प्रभाव कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। मंदी की दशा में उत्पादक एवं निवेशक अपनी आर्थिक क्रियाओं की गति को धीमा कर देते हैं, जिससे मंदी कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाती है। एक पूंजीवादी प्रणाली में ऐसी स्थिति में भी सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में देखने को नहीं मिलता है, जबकि कीन्स द्वारा ऐसी स्थिति में जबकि निजी क्षेत्र द्वारा आर्थिक क्रियाओं को अधिक बल अथवा गति न मिल रहा हो, तब सरकार का दायित्व है कि सरकारी निवेश द्वारा मंदी को दूर करने का प्रयास किया जाए। कीन्स ऐसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आर्थिक क्रियाओं में सरकार के हस्तक्षेप को आवश्यक माना था। सरकार द्वारा मंदी की स्थिति में जबकि आय, उत्पादन एवं रोजगार सब कुछ मंद होने लगता है, ऐसी स्थिति में सरकार के हस्तक्षेप द्वारा ही मंदी को दूर किया जा सकता है। कीन्स का स्पष्ट रूप से ऐसा मानना था कि बिना सरकारी हस्तक्षेप के मंदी को दूर नहीं किया जा सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र की संकल्पना। समष्टि शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रो से हुई है, जिसका अर्थ है समग्र। जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक इकाई के रूप में देखा जाता है तो इसे समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र माना जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश इत्यादि। यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से देखें तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत के चरों में एक साथ संचरण की प्रकृति होती है। उदाहरण के लिए, यदि खाद्यान्नों के निर्गत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर औद्योगिक वस्तुओं का मीटर भी बढ़ता है। औद्योगिक वस्तुओं में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्गत में एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार से हम उत्पादन इकाइयों में भी रोजगार के स्तर को एक साथ बढ़ते या घटते हुए देख सकते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में हम उत्पादन, रोजगार एवं कीमत को
एक दूसरे से संबंधित करके देखें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना आसान हो जाता है। 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में रोजगार और निर्गत के स्तरों में भारी गिरावट आई, जिसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखाने बेकार पड़े थे। श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत के लगभग 10% की गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रकार के संबंध में सोचने को प्रेरित किया। आर्थिक एजेंट अथवा आर्थिक चर ऐसे आर्थिक इकाइयों को कहा जाता है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वह उपभोक्ता, उत्पादक अथवा निवेशक हो सकते हैं। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से इस अर्थ में भिन्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व्यक्तिगत होता है। जब किसी आर्थिक चरों का विश्लेषण व्यक्तिगत इकाई के रूप में किया जाता है तो इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु माना जाता है, जैसे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत एवं व्यक्तिगत निवेश आदि। जैसे ही इन चरों का विश्लेषण समग्र रूप से किया जाए तो इसे समष्टि अर्थशास्त्र का विषय माना जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश इत्यादि। व्यष्टिवादी विश्लेषण का आकार सूक्ष्म होता है, जबकि समष्टिवादी विश्लेषण का आकार बृहद होता है। अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों को एक साथ विश्लेषण में शामिल करते हैं तो विश्लेषण की यह पद्धति समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बन जाती है। अर्थशास्त्र में विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण एवं निवेश आदि चरों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण की दो तकनीकी हो सकती है। चरों का विश्लेषण या तो व्यष्टि स्तर पर किया जाए अथवा समष्टि स्तर पे। जैसे अगर हम जंगल में किसी एक वृक्ष का विश्लेषण करें तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र माना जाएगा, लेकिन जब हम जंगल में लगे सभी वृक्षों का एक साथ विश्लेषण करें तो इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखेंगे। आर्थिक इकाइयों की पारस्परिक निर्भरता। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे कृषि, उद्योग एवं सेवा। यह तीनों ही क्षेत्र एक दूसरे पर न केवल निर्भर होते हैं बल्कि एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। कृषि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव निश्चित रूप से उद्योग क्षेत्र पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि औद्योगिक उत्पादन में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव कृषि क्षेत्र पर देखने को मिलता है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण दोनों ही क्षेत्रों के विभिन्न चरों का एक साथ विश्लेषण करता है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र विश्लेषण होता है। एडम स्मिथ द्वारा भी विभिन्न आर्थिक चरों की पारस्परिक निर्भरता की बात स्वीकारी गई है। उपभोग और उत्पादन एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यदि उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उत्पादन पर भी पड़ेगा, और अगर उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से निवेश के मूल्य में भी परिवर्तन होगा। आर्थिक प्रणालियाँ। आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत मुख्य रूप से पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली एवं समाजवादी प्रणाली का अनुसरण विभिन्न देशों द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन, उपभोग, निवेश एवं वितरण जैसी आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित होती हैं। किस क्षेत्र में कितना उत्पादन करना है, किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, इसका निर्णय निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इस प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्र लाभ आधारित आर्थिक निर्णय लेते हैं। जिस क्षेत्र में उत्पादन करने पर उन्हें लाभ मिलने की संभावना होती है, उनके द्वारा निवेश का निर्णय ऐसे क्षेत्रों के लिए किया जाता है। यहाँ सामाजिक कल्याण की भावना देखने को नहीं मिलती है। दूसरी ओर समाजवादी प्रणाली में सभी आर्थिक क्रियाएं सरकार द्वारा संपन्न की जाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है।
वहाँ निजी स्वार्थ अथवा लाभ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन प्रक्रिया में श्रम एवं पूंजी के अनुपातों पर अगर प्रकाश डाला जाए तो यह देखा जाता है कि इन देशों में पूंजी को श्रम के ऊपर अधिक वरीयता दी जाती है। वहाँ उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से श्रम को रोजगार की उपलब्धता अथवा अवसर कम हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी प्रणाली में पूंजी के स्थान पर श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है अथवा वरीयता दी जाती है, जिससे रोजगार की उपलब्धता अथवा अवसर भी तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं। भूमि, पूंजी एवं श्रम उत्पादन के महत्वपूर्ण साधन हैं और इन संसाधनों का उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। उत्पादन करने के बाद उद्यमी उत्पादन को बाजार में भेजते हैं। इससे प्राप्त मुद्रा को संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति का कुछ अंश भूमि को उसके उपयोग के लिए विशेष रूप से प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अंश पूंजी को ब्याज के रूप में और श्रम को मजदूरी दी जाती है। इस आय का उपयोग उत्पादक आगे नई मशीनें लगाने के लिए करते हैं, जिससे उत्पादन का विस्तार होता है। समष्टि आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत सरकारों द्वारा इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि उत्पादन की ऐसी तकनीकी उपयोग में लाई जाए जिससे न केवल उत्पादन बढ़े वरन श्रम को पर्याप्त रूप से रोजगार भी उपलब्ध हो। यदि केवल उत्पादन पर ध्यान दें तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र अथवा व्यक्तिगत प्रणाली पर आधारित निर्णय होगा। दूसरी ओर अगर हम उत्पादन के साथ साथ रोजगार पर भी ध्यान दें अथवा बेरोजगारी की समस्या पर भी ध्यान दें तो समष्टिवादी दृष्टिकोण रखना होगा। इस संबंध में समष्टि आर्थिक विश्लेषण की महत्ता और बढ़ जाती है। इसमें श्रम बाजार, पूंजी बाजारों एवं मुद्रा बाजार के संतुलन को एक साथ विश्लेषण किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत न केवल विभिन्न आर्थिक निकायों के व्यवहारों का एक साथ विश्लेषण किया जाता है, बल्कि उनकी पारस्परिक निर्भरता एवं उनके अंतर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। आय, उत्पादन, रोजगार, मुद्रास्फीति, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन आदि का विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु रहा है। उपभोक्ता एवं उत्पादक बाजार की दो प्रमुख आर्थिक इकाइयां मानी जाती हैं, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्थिक व्यवहार किए जाते हैं। दोनों के आर्थिक हित एवं आर्थिक उद्देश्य अलग अलग होते हैं। बाजार संतुलन अकेले क्रेता अथवा अकेले विक्रेता के विश्लेषण से संभव नहीं होता है। इसके लिए दोनों का एक साथ विश्लेषण किया जाता है। अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति दो अलग अलग आर्थिक इकाइयों के व्यवहारों को दर्शाती हैं। जहां मांग का संबंध उपभोक्ता से है, वहीं पूर्ति का संबंध उत्पादक से है। बाजार एक ऐसा स्थान है जहां दोनों ही आर्थिक इकाइयां अपने अपने आर्थिक व्यवहारों को मूर्त रूप देती हैं। इन दोनों में पारस्परिक निर्भरता को स्वीकार किया जाता है। उपभोक्ता एवं उत्पादक को अलग अलग रखकर उनके आर्थिक व्यवहारों का विश्लेषण करके संपूर्ण बाजार के संतुलन को नहीं प्राप्त किया जा सकता। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। किसी भी अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन एवं रोजगार आदि का निर्धारण करने के लिए समष्टि आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय का ऐसा कौन सा स्तर होगा जिस पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, गरीबी, भुगतान शेष आदि आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को बढ़ा देता है। सरकार द्वारा क्या किया जाए अथवा क्या किया जाना चाहिए, यह निर्णय समष्टि आर्थिक विश्लेषण के बाद ही लिया जा सकता है। नीतिकारों द्वारा योजना बनाते समय विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी नीति प्रभावी होगी, मुद्रा की आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा कितनी होनी चाहिए, वाणिज्य बैंकों द्वारा
विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के लिए कितना उधार देना चाहिए इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ जाता है। धन्यवाद।